हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। इससे पहले की वीडियोस में हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे इस चैप्टर के। ये हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोहाइड्रेट, यूनिट 1 है केमिस्ट्री, बीएससी सेकंड सेमेस्टर। सो आपका पहला टॉपिक है अब इस वीडियो का सुक्रोज, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका C12H22O11। तो ये कैसा होता है? ये कलरलेस होता है, पानी में घुल जाता है, वाटर सॉल्यूबल होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 160 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद इसकी कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, हीट इफ़ेक्ट। तो हीट करने पर ये मेल्ट हो जाता है और चारकोल बन जाता है, ठीक है। तो कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर होता है? तो 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपने सुक्रोज़ लिया C12H22O11। इसको आपने 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करा तो आपको क्या मिलेगा? शुगर, चारकोल, 12C, और साथ में क्या निकलेगा? 11H2O, मतलब कि 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उसके बाद सेकंड रिएक्शन है आपकी हाइड्रोलाइसिस। तो अगर आप सुक्रोज़ को पानी में डालते हो, हाइड्रोलाइज करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? तो ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताई थी, आपको मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेशन क्या होता है? H2SO4 से करते हैं। तो आपने क्या करा? सुक्रोज़ का डिहाइड्रेशन करा, H2SO4 से रिएक्ट कराया, तो आपको क्या मिलेगा? शुगर, चारकोल ही मिलेगा, 12C कार्बन, ठीक है। उसके बाद आपको 11H2O, सेम रिएक्शन होती है आपकी चारकोल बनाने की, डिहाइड्रेशन वाली, और जो ऊपर आपने मेल्ट किया था 200 डिग्री सेल्सियस पे, वो वाली। उसके बाद आपकी फोर्थ रिएक्शन आती है ऑक्सीजन के साथ। अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो सुक्रोज़ का HNO3 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा, C2H2O4, और साथ में क्या निकलेगा? वाटर। उसके बाद अगर आप रिएक्शन करते हो सुक्रोज़ की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, अगर आपने सुक्रोज़ को कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्ट कराया तो आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, C6H12O6, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो मैंने जब आपको कार्बोहाइड्रेट्स की स्टार्टिंग की थी तो बताया था आपके 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एल्डोज, कीटोज वगैरह। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक। उसमें हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटेल में सुक्रोज। तो सुक्रोज की रिएक्शंस अभी मैंने आपको बताई थी, फॉर्मूला आपको पता चल चुका है। ये क्या है? एक डाइसेक्राइड है, ठीक है। तो सुक्रोज को आप इन्वर्ट शुगर भी कहते हो। अब इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हो? क्योंकि जब आप रोटेशन देखोगे ना, तो नेट रोटेशन आपकी नेगेटिव आएगी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये चीज़। उसके बाद क्या लिखा है? इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज गेट्स इन्वर्टेड। जब आप हाइड्रोलाइज करते हो, हाइड्रोलाइज होने के बाद जो आपका प्लस सुक्रोज होता है वो क्या हो जाता है? घूम जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, और किस में आता है साइन उसका? नेगेटिव में आता है। तो नेट रोटेशन जो होती है नेगेटिव आती है, जिसकी वजह से जो सुक्रोज है वो इन्वर्ट हो जाता है। शुगर तो है ही सुक्रोज, ठीक है, और घूम जाता है, तो इसलिए बोलते हैं हम इन्वर्ट शुगर, ठीक। अब क्या लिखा है आगे? ये जो आपका प्लस सुक्रोज है वो इन्वर्ट हो जाता है, और वो मिक्सचर कौन सा देता है? D प्लस ग्लूकोज का और D माइनस फ्रक्टोज का। क्योंकि हमने पढ़ा था ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर तो हमारा सुक्रोज बना है, रिएक्शन थी। और ग्लूकोज कैसा है? D प्लस है, और फ्रक्टोज कैसा है? D माइनस है, ठीक है। तो इन दोनों के मिक्सचर से हमारा सुक्रोज मिलता है। और कैसा सुक्रोज मिलता है? तो इन्वर्टेड सुक्रोज मिलता है, क्योंकि जो हमारी ग्लूकोज की क्वांटिटी है नेट रोटेशन वो +20 डिग्री है और फ्रक्टोज की -30, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, मतलब ऐसा होता नहीं है एक्चुअल, बट एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि अगर ग्लूकोज का +20 है तो फ्रक्टोज का -30 होगा, ठीक है। लेट कर रहे हैं ये। तो नेट रोटेशन कितनी आएगी? -10। तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव रोटेशन है। तो इस तरह से होता है। तो मैंने इसे हिंदी में भी लिख रखा है, इन्वर्ट शुगर है सुक्रोज, क्योंकि जो रिएक्टेंट है सुक्रोज प्लस है और जो नेट रोटेशन आया है वो माइनस है, तो इन्वर्ट शुगर प्रोडक्ट आया, तो इसलिए कैसा होगा? इन्वर्ट बोलेंगे, मतलब कि प्लस लेके चले थे और हमें रिजल्ट कैसा मिला? नेगेटिव मिला, ठीक है। अब उसके बाद आगे ये स्ट्रक्चर बन रखा है, तो अब स्ट्रक्चर को समझते हैं। इन दोनों के बीच लिंकेज कौन सी होगी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाएंगे? तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। इन दोनों के स्ट्रक्चर से मिलके हमारा क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। तो हमने लिखा अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। इन दोनों के बीच लिंकेज कौन सी होगी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और ये कहाँ पे जुड़ते हैं? तो ये फिक्स होती है पोजीशन, ये फर्स्ट कार्बन पे जुड़ते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के, एंड सेकंड कार्बन पे जुड़ते हैं बीटा डी फ्रक्टोज के, ठीक है।
तो देखो इससे आपको क्या समझ आया, अल्फा डी ग्लूकोज के पहले पोजीशन पे क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है CHO, एंड फ्रक्टोज की सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड एक पे कीटोन, दोनों की बॉन्डिंग यहाँ पे बनेगी, ठीक है, और दोनों की बॉन्डिंग बनने पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। अब जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना उससे क्या होता है, वाटर निकल जाता है। तो जब वाटर रिमूव हो जाएगा ना, उससे क्या होगा, वाटर रिमूव होने से आपका CHO ग्रुप का OH चला जाएगा और CO ग्रुप का O चला जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका पानी निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होना है कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो था आपका वो प्रेजेंट था, अब वो क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका कार्बोनिल ग्रुप एब्सेंट हो जाएगा तो उससे ये क्या बन जाएगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाएगी। तो मैंने आपको बताया था सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ये फैलिंग और टोलन टेस्ट नहीं देती, इसी वजह से नहीं देती क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर, कौन सा फ्यूरान रिंग से आया है, कौन सा पायरान रिंग से आया है, ठीक है। कल की वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ आएगा। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा जिससे आपको सुक्रोज का लिंकेज समझ आएगा, किस किस के बीच है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। एक बात और, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हम ईथर लिंकेज भी कहते हैं, ये मैंने लिंकेज अलग से बना के दिखाई हुई है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें जो मैंने आपको समझाई थी वही लिखी हुई है। बातें नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका माल्टोज, ठीक है। अभी हमने समझा सुक्रोज के बारे में, अब हम पढ़ेंगे माल्टोज एंड लैक्टोज। तो जो केमिकल फार्मूला आपका सुक्रोज का था वही केमिकल फार्मूला आपका माल्टोज का और लैक्टोज का होगा, ठीक है। तो माल्टोज का क्या फार्मूला है फिर, C12H22O11, ठीक है। जब आप माल्टोज को हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माल्टोज को हाइड्रोलाइज करने पे डाइल्यूट एसिड या फिर एंजाइम के साथ आपको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स। जैसे आपको सुक्रोज में 2 मॉलिक्यूल्स मिले, ऐसे ही आपको माल्टोज में भी 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, D+ ग्लूकोज एंड D+ ग्लूकोज, ठीक है। D+ ग्लूकोज के ही 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको अभी ट्रिक से समझा दूंगी, तीनों में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा है इसका, तो इसमें भी आपका ग्लूकोज का तो पहला ही कार्बन लेना होता है CHO, ठीक है। उसके बाद जो आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज का दूसरे वाले का, उसका आपको 4th लेना होता है। तो 1 और 4 के बीच होती है इसमें लिंकेज। तो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है कि ग्लूकोज के फर्स्ट पर CHO होता है तो कार्बोनिल ग्रुप 1 पर है, बट यहाँ लिंकेज 1 एंड 4th कार्बन के बीच है। तो एक कार्बोनिल ग्रुप बचा है ना, एक कार्बोनिल ग्रुप बचा है CHO फर्स्ट कार्बन वाला, एंड जो फर्स्ट और फोर्थ, पहले का फर्स्ट है वो तो चला गया, लेकिन दूसरे वाले का फर्स्ट प्रेजेंट है क्योंकि दूसरे वाले का हमने 4th कार्बन यूज़ किया लिंकेज के लिए। तो एक बचा है, इसका मतलब क्या है, ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, तो फिर ये टोलन या फिर फैलिंग टेस्ट दे सकता है, इसलिए ये कैसी होगी, रिड्यूसिंग शुगर होगी। सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप एब्सेंट हो गए थे लिंकेज की वजह से। यहाँ पे एक पे लिंकेज है, एक पर नहीं है, तो इसलिए ये कैसी होगी, रिड्यूसिंग शुगर होगी। ऐसे आप लैक्टोज के बारे में देखोगे तो लैक्टोज आपकी मिल्क शुगर है, ठीक है। उसको अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें मिलता है D+ ग्लूकोज एंड D+ गैलेक्टोज, ठीक है। तो D+ ग्लूकोज एंड D+ गैलेक्टोज के बारे में जब आप लिंकेज देखोगे तो इसमें मिलेगी आपकी गैलेक्टोज के फर्स्ट कार्बन पे एंड ग्लूकोज के 4th कार्बन पे, ठीक है। तो फिर ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर होगी क्योंकि 4th कार्बन पे लिया है ग्लूकोज के, तो इसलिए CHO ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन पे, तो ये कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर है। और ये म्यूटा रोटेशन स्लो करती है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि म्यूटा रोटेशन क्या होती है। अभी आपको ही समझ आया, सुक्रोज में भी हमने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। माल्टोज में हमने क्या पढ़ा, दोनों ही ग्लूकोज, एंड लैक्टोज में हमने क्या पढ़ा, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। तो अब इसको एक ट्रिक से समझते हैं। तो आप एक वर्ड याद कर लो, स्मॉल, ठीक है। तो S से आपका हो जाएगा सुक्रोज, M से आपका हो जाएगा माल्टोज एंड L से आपका हो जाएगा लैक्टोज। तो आप तीनों को लाइन वाइज लिखना, सुक्रोज, माल्टोज एंड देन लैक्टोज, ठीक है। तो सुक्रोज में आपके कैसे होंगे, पहले अल्फा फिर बीटा, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज, सब में पहले आपको ग्लूकोज लिखना है तीनों में, ठीक है। तो ग्लूकोज 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 लिख लिया, उसके बाद क्या करोगे, सुक्रोज वाले में फ्रक्टोज लिखोगे, ठीक है, और माल्टोज वाले में ग्लूकोज लिखोगे और लैक्टोज वाले में गैलेक्टोज लिखोगे, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा कैसे याद करोगे, तो सुक्रोज वाले में अल्फ़ा और बीटा, माल्टोज वाले में दोनों अल्फ़ा, लैक्टोज वाले में दोनों बीटा, ठीक है। सुक्रोज में आपको दोनों अलग पढ़ने हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है। माल्टोज में आपने अल्फ़ा अल्फ़ा पढ़ा, दोनों ग्लूकोज हो जाएंगे। आपने लैक्टोज वाले में बीटा बीटा पढ़ा, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज हो जाएगा। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। बाकी आपको किसी और तरीके से याद हो जाता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली याद आपको रखना है ये। तो अब नेक्स्ट है आपका पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें बहुत सारे नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल थे इसके स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा, ठीक है। गम वगैरह भी हो सकते हैं, तो एक्सेट्रा। एंड दे मेनली एक्ट एज अ फूड स्टोरेज। तो ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे, ठीक है। तो सबसे पहला है स्टार्च,
और स्टार्च में हमारे दो कंपोनेंट्स आते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो उन दोनों का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूंगी, आप देख लेना एक बार। अल्फा लिंक है एक में और एक में अल्फा लिंक और ब्रांचिंग है, ठीक है। दोनों का मैं आपको डिफरेंस भी करा दूंगी। एंड स्टार्च क्या है, तो ये मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स है प्लांट्स के लिए, ठीक है। और ये पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का। तो स्टार्च के बारे में ये दो पॉइंट्स याद रख लेना, मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स है प्लांट्स के लिए एंड पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का। उसके बाद कंपोनेंट्स कौन से हैं इसके, तो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन क्या है, उनका डिफरेंस अभी हम पढ़ेंगे एंड स्ट्रक्चर में आपको दिखा दूंगी, एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो देखो अमाइलोज के बीच अल्फा लिंक बन रहा है, ठीक है। ऐसे अमाइलोपेक्टिन के बीच अल्फा लिंक बन रहा है और ब्रांचिंग बन रही है, ठीक है। तो ये आप देख लो। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट है डिफरेंस। तो अमाइलोज में आपका C1 एंड C4 के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, मतलब कि जैसे आपने सुक्रोज में, माल्टोज, लैक्टोज सब में लिंकेज पढ़ी, ऐसी अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में भी आपकी लिंकेज होगी। दोनों में ही C1 और C4 पे ही आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, जैसे माल्टोज में थी, ठीक है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में एक चीज़ और होती है, आपकी C1 और C6 के बीच ब्रांचिंग होती है। तो जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, आप उसको एक बार अच्छे से देखना, आपको समझ आ जाएगी कहाँ पर ब्रांचिंग बन रही है। उसके बाद आपका जो अमाइलोज है वो स्ट्रेट चेन होता है, उसमें ब्रांचिंग नहीं होती, ठीक है। जिसमें कि आपका अमाइलोपेक्टिन हाईली ब्रांच्ड होता है। और जो आपका अमाइलोज है वो वाटर सॉल्यूबल होता है, अमाइलोपेक्टिन आपका वाटर इनसॉल्यूबल है। अमाइलोज में 15% स्टार्च कॉन्स्टिट्यूएंट है और उसमें 80 to 85%, ठीक है। तो बात है नेक्स्ट टॉपिक पे। तो सेलुलोज एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे आपने स्टार्च के बारे में पढ़ा, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ऐसे आप सेलुलोज के बारे में देखोगे तो अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स, इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, ठीक है। तो ये एक प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल वॉल का। जैसे कि आपने पढ़ा स्टार्च एक मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है प्लांट्स का, ऐसे ही आप क्या पढ़ोगे, सेलुलोज क्या है, एक प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल वॉल का, प्लांट सेल की, ठीक है। प्लांट सेल की जो सेल वॉल है उसका प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद सेलुलोज किससे मिलके बना है, तो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना है, जो कि ज्वाइंट है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, किस किस के बीच, C1 एंड C4 कार्बन्स, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की ही लाइफ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि ये यूज़ होते हैं एज अ स्टोरेज मटेरियल। प्लांट्स में स्टोरेज मटेरियल क्या है, स्टार्च, एंड एनिमल्स में स्टोरेज मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन। उसके बाद लिखा है सेलुलोज के बारे में, ठीक है, कि सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड, लकड़ी की फॉर्म में यूज़ होता है फर्नीचर को बिल्ड करने के लिए, एंड क्लोथ्स इन द फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद ये प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल एंड पेपर्स। उसके बाद लिखा है कि लिविंग सिस्टम में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स के, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, एक बार पढ़ लीजिएगा एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो आपका लास्ट पार्ट होगा इस वाली यूनिट का, उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। एंड अगर व्हाट्सएप चैनल अभी तक भी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।